दरअसल 1757 से लेकर के 1857 तक लगभग 100 वर्षों की अवधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार के काल के रूप में जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि इस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था या लक्ष्य था वो अधिकतम लाभ उन्मुख व्यापार के साथ साथ राज्यों पर, देशी राज्यों पर नियंत्रण भी था, उनको अधीनस्थ बनाना भी था, उन राज्यों पर अपनी सत्ता कायम करना भी था। क्योंकि बैटल ऑफ पलासी के बाद से उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उस अनुभव में उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन देशी राज्यों पर विजय हासिल करके इनके रेवेन्यू कलेक्शन या राजस्व संग्रहण पर अधिकार करके यहां से प्राप्त उस आय से ही यहां के बाजारों से सामानों को खरीदा जाए, यहां के उत्पादों को खरीदा जाए, चाहे जिस भी तरह का हो, जो भी कमर्शियल कमोडिटी था, जैसे रेशम, कॉटन, शुगर केन या चीनी कह सकते हैं आप, शुगर, अफीम, ये सारे के सारे वस्तुओं को खरीदने के लिए उन्हें यूरोप से धन न लाना पड़े, उसके जगह पे यहीं से रेवेन्यू कलेक्शन के द्वारा यहीं के पैसे से यहीं के सामान को खरीदा जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो उन्हें 1757 के बैटल ऑफ पलासी के बाद से ये अनुभव हो गया था। और हम लोग देखे थे कि 1765 में इन्होंने द्वैत गवर्नमेंट या द्वैत शासन की स्थापना की थी, और द्वैत शासन की स्थापना से इन्हें वो चस्का लग गया था कि कितना लाभदायक ये व्यवसाय है, बिजनेस है, क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त करके और वहां से उस राजस्व से, उस आय से फिर व्यापार करना। तो इसीलिए हम 1757 से 1857 के काल को अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर आप बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि इस दौरान पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य या एक मेवा लक्ष्य यही था कि भारत के वो सभी शक्तिशाली और कमजोर राज्यों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नियंत्रण बना लिया जाए और उनके आय का जो जरिया है राज्य का, उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। इसी क्रम में भारत और भारत के बाहर के क्षेत्र भी, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सारे क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों ने अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ा। भारत के देशी राज्य जो थे, जो उस समय के शक्तिशाली थे या जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे, उनके साथ तो इन्होंने युद्ध लड़ा ही, उनको अपने नियंत्रण में, अपने अधीन लाने की तो कोशिश की ही। विदेशी राज्यों को भी इन्होंने या सीमा पार राज्यों को भी अपने नियंत्रण में लेने की भरसक कोशिश की। इसीलिए हम लोग इस टाइम पीरियड को साम्राज्य विस्तार का काल भी करते हैं। इसी कालखंड में कई युद्ध आपको दिखाई देंगे। जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी और युद्ध का जो सिलसिला शुरू हुआ, दूसरी ओर जो भी राज्य रहे हों, चाहे मराठे हों, मैसूर हो, हैदराबाद हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, सिखों का राज हो, सभी राज्य मुगलों के साथ, सभी राज्यों के साथ इनका संबंध किसी न किसी तरह से उनके राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करने की रही है। उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना है आंग्ल मैसूर युद्ध का, अंग्रेज और मैसूर के राज्य के बीच का संघर्ष का। आंग्ल मैसूर युद्ध आज का हमारा टॉपिक है। आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध दरअसल 1766 से शुरू होता है, 1766 से और 99 तक चलता है, और ये लगभग 4 युद्ध होता है, 4 वार।
4 युद्ध 4 चरणों में ये फाइनली इसका परिणाम ये होता है कि मैसूर राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में चले जाता है। मैसूर राज्य को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, कुछ उसके हिस्से हैदराबाद को, कुछ कर्नाटक को और कुछ अंग्रेजों को द्वारा अपने अधीन ले लिया जाता है। शेष छोटा सा हिस्सा जो मैसूर राज्य के पहले के जो शासक थे, जिसकी स्थापना मैसूर राज्य की गई थी, जिसके द्वारा हिंदू वोडियार वंश को सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से एक स्वतंत्र राज्य को विजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिग्रहित कर ली जाती है। तो ये जो परंपरा शुरू होता है 1757 के प्लासी के युद्ध से, बंगाल विजय से, उससे पहले हम देखें अंग्रेज और फ्रांसीसियों का भी बीच युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो वहां से इनका मनोबल बढ़ गया था, इनको चस्का लग गया था। उसका रिजल्ट हुआ या परिणाम हुआ उसी मनोबल का, आंग्ल कर्नाटक युद्ध का, आंग्ल फ्रांसीसी का युद्ध का परिणाम हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। तो इस तरह से इनके मन में एक अलग तरह की महत्वाकांक्षा पैदा कर गई, घर कर गई, और ये चाहने लगे कि किसी भी तरह से भारत के जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं उनको अपने अधीन लिया जाए और उनके आय के स्रोतों पर, उनके ट्रेड एंड कॉमर्स पर अपना कंट्रोल कर लिया जाए। याद रखना है, इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से है, पॉलिटिकल मोटिव इनका कुछ भी नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि यहाँ के संसाधनों को, यहाँ के अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लिया जाए और इसको यूरोप के फेवर में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो व्यापार का, ट्रेड का पैटर्न था उसको यूरोप के फेवर में कर दिया जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई पॉलिटिकल एम्बिशन पैदा हो गया है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है और इसके लिए इन्होंने ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसी क्रम में कई युद्ध होते हैं, जैसे मैसूर का युद्ध होगा, इसके बाद मराठों के साथ भिड़ेंगे, तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कई छोटे राज्य, अवध होंगे, पंजाब होंगे जिसमें सिखों का राज्य, वो सब राज्य के साथ इनका युद्ध शुरू होगा। तो वो एक एक करके हमें देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक प्रभुता इसीलिए हासिल की जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए या अर्थव्यवस्था पर यूरोपियन आधिपत्य स्थापित कर दी जाए। अब सबसे पहले हमको यहाँ के पॉलिटिकल स्थिति को देखना होगा कि इस समय दक्षिण भारत में, अगर हम विंध्य पर्वत से नीचे देखें तो यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति क्या है। तो ब्रीफ में आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये मराठों का एरिया है, इसके ऊपर में हैदराबाद का निजाम का राज्य है, हैदराबाद। इसके नीचे कर्नाटका राज्य है, इसी में यहां पे है मैसूर स्टेट, और इसी में कर्नाटका राज्य में ही मद्रास है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेसिडेंसी है। अब ये जो युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इन्हीं चारों शक्तियों के बीच का प्रतिस्पर्धा और श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठता का परिणाम है। ये चार शक्तियों में नाम याद रखना है। एक और मराठा है जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजवंश है। बात है 1761 से पहले की घटना है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, उनके पराजय के बाद इनकी स्थिति खराब हो जाएगी और अंग्रेजों के लिए एक अवसर मिल जाएगा। पानीपत के युद्ध के बाद धीरे धीरे मराठा संघ 5 गुटों में विभक्त हो जाएगा, जिसकी बात हम लोग अगली कड़ी में करेंगे मराठों के साथ, जब मराठों की पॉलिटिकल स्थिति देखेंगे तब। दूसरी ओर हैदराबाद है, तीसरी ओर कर्नाटक स्टेट है और चौथा एक मैसूर राज्य है। हम मैसूर, आंग्ल और मैसूर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आंग्ल और मैसूर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैसूर के बारे में जान लीजिए कि मैसूर राज्य दरअसल विजयनगर राज्य से ही, विजयनगर राज्य के अवशेष पर ही हिंदू वोडियार घराने का
हिंदू वोडेयार वोडेयार घराने का एक राज्य था। इसी में एक सिपाही की नौकरी से हैदर अली ने अपने जीवन शुरुआत की थी, कैरियर की शुरुआत की थी। अपना पॉलिटिकल कैरियर कह लीजिए या राज्य में सेवा करने का अवसर इसे प्राप्त हुआ था। और इसने लगभग 1761 तक आते आते वोडेयार वंश को हटा करके अपना इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित कर लिया था 1761 में। अन्यथा ये एक हिंदू राजवंश था, हिंदुओं का राज था, लेकिन हैदर अली ने अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से मैसूर राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और ये धीरे धीरे शक्तिशाली भी होने लगा था। अब उस समय की स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति को देखा जाए तो कुछ अलग तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन था दक्षिण भारत में। मराठे चाहते थे कि मैसूर का राज्य बना रहे ताकि उनसे उनको चौथ और सरदेश मुखी समय समय पर मिलता रहे। दूसरी ओर हैदराबाद, जो उस समय दक्षिण भारत में मुगल राज्य का प्रतिनिधि था, वो भी चाहता था कि मैसूर राज्य बना रहे ताकि मराठों की शक्ति को इसके साथ मिल करके सीमित रखा जाए। तो मराठे इस उद्देश्य से चाहते थे मैसूर को कि बना रहे ताकि उसको चौथ और सरदेश मुखी मिलता रहे। तो हैदराबाद इसलिए चाहता था कि मैसूर बना रहे ताकि उसे रणनीतिक सपोर्ट या स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट उसको मैसूर से मिलता रहे और ये दोनों मिलकर के मराठों के विस्तार को रोक सके। तीसरी ओर अंग्रेज जो थे वो ये चाहते थे कि ये तीनों आपस में हमेशा लड़ते रहें और जब लड़ते रहेंगे तो दक्षिण भारत की शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस बना रहेगा और इनको अपने इंटरेस्ट में, अपने फेवर में कार्य करने का अवसर मिलता रहेगा। अब समस्या ये था इस समय की राजनीतिक स्थिति का कि हर एक राज्य अपने साम्राज्य का या अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके पीछे 2-3 कारण था। सबसे पहला कारण तो यह था कि एक तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। राजा का पहला धर्म होता है कि वो अपने राज्य का विस्तार करे। तो ऐसी स्थिति में हर एक राज्य, चाहे मराठे हो, हैदराबाद हो, मैसूर हो, कर्नाटक हो, हर एक राज्य चाहता था कि उसका राज्य थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। दूसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि हर एक राज्य चाहता था कि उसका आय और ज्यादा बढ़े। जितना ज्यादा आय उसका बढ़ेगा उसकी शक्ति और बढ़ेगी, वो और समृद्ध होगा। तो इसके लिए हमेशा इन तीनों चारों राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व बना रहता था। तो तीसरी ओर अंग्रेजों का एक अलग हित था इस क्षेत्र में और उनका एकमात्र हित था कमर्शियल, व्यवसायिक हित था। कैसे था व्यवसायिक हित, हम उसको दिखाते हैं अभी आपको। दरअसल अगर आप देखें तो भारत के पश्चिमी तट को, वेस्टर्न कोस्ट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। तो ये जो मालाबार तट था, ये मालाबार तट मैसूर के नियंत्रण में था, मालाबार कोस्ट। और ये मालाबार तट अंग्रेजों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस क्षेत्र से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इलायची और काली मिर्च का व्यापार किया करते थे और वो नहीं चाहते थे कि इस तट पर जिसका नियंत्रण हो वो इतना शक्तिशाली हो कि उससे अपने मन मुताबिक शुल्क वसूल सके, उसके व्यापार में किसी भी तरह का कोई अड़चन पैदा कर सके। तो अंग्रेजों को हमेशा इस बात का भय बना रहता था कि मैसूर कहीं इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि उसके पश्चिम से होने वाला व्यापार जो इलायची और काली मिर्च का था उस पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़े। तो इनके लिए सबसे ज्यादा डर यही था।
दूसरा, उनको इस बात का भी डर था कि कहीं मैसूर अपने राज्य विस्तार के क्रम में उसके जो क्षेत्र है मद्रास का क्षेत्र, जो एक फर्टाइल इलाका था, उपजाऊ भूमि था, कहीं उस पर अपना दावा न कर दें, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश न करें। क्योंकि ये राज्य विस्तार का हैदर अली ने नया राज्य बनाया था, तो स्वाभाविक है कि उसकी महत्वाकांक्षा एक न एक दिन उस मुकाम पे पहुंचेगी कि वो अपने राज्य विस्तार करने के लिए अंग्रेजों के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करना शुरू करे। तो उसके मन में ये भी भय था। तो दो भय अंग्रेजों को सीधे मैसूर से था, एक तो मालाबार तट का भय और दूसरा मद्रास क्षेत्र का उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण स्थापित होने का भय मैसूर का। इस भय से वो कदापि नहीं चाहते थे कि मैसूर इतना शक्तिशाली हो, और वो इस अवसर में रहते थे कि ये आपस में लड़ें और इनके साथ हम मिल करके धीरे धीरे एक दूसरे को कमजोर करवा दें। हम अंग्रेज इस मोटिव के साथ या इस एजेंडा के साथ काम कर रहे थे। दूसरी ओर मराठों के साथ इनकी एक अलग समस्या थी। उन्हें पता था कि इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य मराठा है। महाराष्ट्र का क्षेत्र में जो फैला हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इनका विस्तार था। तो इन्हें इस बात का डर था। अब इनके साथ सीधे जो समस्या थी या सीधे अंग्रेजों का जो मामला था या सरोकार था मराठों के साथ, वो ये था कि अंग्रेज दरअसल सूती कपड़े का व्यापार करते थे। तो उसमें वो गुजरात से सूती कपड़ा लेकर के, इस रीजन से लेकर के मुंबई लाते थे, और मुंबई से लेकर यहाँ से फिर इसको चाइना एक्सपोर्ट करते थे, चीन भेजते थे सूती कपड़े को। तो उनको इस बात का भय, और ये जो मुंबई का एरिया है ये मराठों के नियंत्रण में था, गुजरात का क्षेत्र भी मराठों के नियंत्रण में ही था। तो इसलिए इनको इस बात का भय था कि ये इतने शक्तिशाली ना हो जाए कि इनका ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी तरह से खतरे में पड़े। तो दूसरा सरोकार इनका इनके साथ, मराठों के साथ ये था। और वो नहीं चाहते थे कि उनके जो लाभदायक व्यापार है, प्रॉफिटेबल ट्रेड है, उसमें किसी भी तरह का कोई विघ्न या बाधा या हर्डल आए। और जब जब ये राज्य, चाहे मराठे हो चाहे मैसूर हो, शक्तिशाली होते थे या कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेते थे, तो इनकी परेशानियां बढ़ जाया करती थी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी था, क्योंकि एक व्यापारिक कंपनी था। और आज भी देखेंगे तो कोई भी व्यापारिक कंपनी या कोई भी इन्वेस्टर सत्ता में सरकार बदलने से उनके सरोकार पर भी असर पड़ता है। आप देखेंगे वर्तमान में भी कि जिन राज्यों में राजनीतिक स्थिरता है, जहां पे शासन व्यवस्था दुरुस्त है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे इन्वेस्टमेंट तगड़ा होता है। और जहां पे अस्थिरता है, क्राइम है, करप्शन है, वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया जाता है कंपनियों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि उनको उनका बिजनेस डूबने का खतरा होता है। तो इसीलिए ये चाहते थे कि इन सारे राज्यों को कुछ इतना कमजोर कर दिया जाए कि ये भले ही राज्य बने रहें। वो नहीं चाहते थे कि शुरू में, प्रारंभ में वो नहीं चाहते थे कि ये सारे राज्य समाप्त हो जाएं, लेकिन वो चाहते थे कि उनको इतना कमजोर कर दिया जाए कि ये राज्य जो भी थे, ये राज्य उनके इच्छानुसार निर्णय ले या उनके इच्छानुसार कार्य करे। तो इसीलिए इन दोनों सरोकारों को लेकर के अंग्रेज हमेशा सशंकित रहते थे। तीसरी ओर इनको डर का भय यह भी था कि मैसूर का जो राज्य था, मैसूर का राज्य फ्रांसीसी कंपनी के साथ साठगांठ बनाया हुआ था, और अंग्रेजों को इस बात को लेकर के भय था कि कहीं ये फ्रांसीसियों के साथ मिल करके हमें दक्षिण से बेदखल न कर दें। चौथी बात, इन्हें इस बात का भी डर था कि मराठे और मैसूर दिन प्रतिदिन अपने सैनिक शक्ति को आधुनिक कर रहे थे या अपने सैनिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे थे। नए नए अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करना, बारूद का प्रयोग करना, ये सब अब मराठे और मैसूर करने लगे थे, और ये अंग्रेजों के लिए नागवार गुजरा। इसीलिए इन्होंने
इनको यहां से हटाना या इनको चुनौती देना अनिवार्य समझने लगे। अब ये सीधे इनको चुनौती तो नहीं दे सकते थे, लेकिन इन्होंने वैचारिक स्तर पर एक संदेश देना जरूर शुरू किया, और ये संदेश यूरोप से आया। यूरोप में एक नया बौद्धिक धारा विकसित हुआ या प्रचलित हुआ कि भारत में या कहीं भी जो राज्य अनधिकृत तरीके से स्थापित हुआ है या इलीगल तरीके से या अनएथिकल तरीके से कोई राज्य बना है, तो अंग्रेज शक्ति या अंग्रेजों का यह दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उन राज्यों को पुराने वंशजों को सौंपा जाए, और इसके लिए अगर युद्ध भी लड़ना पड़े तो लड़ा जाए। ऐसा इसलिए प्रचलन में लाया गया इस तरह के विचारधारा, आइडियोलॉजी, ताकि इस क्षेत्र में जब अंग्रेज लड़े या लड़ना शुरू किए थे तो उसको वैलिडिटी या वैधता प्रदान किया जाए। आप देखेंगे कि जब इन राज्यों को विजित किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो सांकेतिक रूप से ही इनके जो मूल अधिकारी राज्य था, जैसे हमने मैसूर की बात की, जो वोडियार हिंदू वोडियारों का राज्य था, उनको दे दिया गया। छोटा सा ही हिस्सा दिया गया, बाकी सारे हिस्से को अपने मिला लिया गया, दे दिया गया। ये संदेश देने के लिए समाज में कि हमने जो गलत हुआ था उसको सुधार किया, करेक्ट किया है। और इस तरह से इस बैकग्राउंड में अंग्रेज और मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। और ये बैकग्राउंड सिर्फ मैसूर के युद्ध के लिए नहीं बल्कि मराठों के साथ भी इसी कारण से शुरू होगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तब आइए देखते हैं हम लोग कि ये तो हुआ पृष्ठभूमि की। ये पृष्ठभूमि कुछ दक्षिण भारत का था, और इसी पृष्ठभूमि में आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। अब आंग्ल मैसूर युद्ध 4 चरणों में संपन्न हुआ, 4 बार युद्ध लड़ा गया। तो चारों युद्धों के पीछे कुछ कारण होगा, उस कारण का कुछ परिणाम निकला होगा। उस युद्ध में शामिल पक्ष कौन कौन से थे? क्या सिर्फ मैसूर और अंग्रेज ही लड़े थे या और भी पक्ष था? मराठे भी शामिल थे, हैदराबाद भी शामिल था। तो ये सारे पक्षों को हमको एक एक करके देखना होगा। 4 युद्ध है, चारों में शामिल पक्ष, 4 युद्धों में का कारण, 4 युद्धों का परिणाम यानी संधि समझौता। और अंततः अंतिम युद्ध में 1799 के मैसूर युद्ध, मैसूर को खंड खंड करके आपस में बांट लेना और एक छोटा सा हिस्सा वोडियार उत्तराधिकारी को या वोडियार वंश के शासक को सौंप देना। तो ये होगा हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की बात अगर हम करें तो हम इसको शुरू करेंगे दरअसल 1766 से लेकर के 1767 तक। पहला युद्ध 1766 से 77 तक हुआ, फर्स्ट वार। अब सवाल यह उठता है कि यह युद्ध हुआ क्यों? अंग्रेज और मैसूर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ? यह भी हमारे लिए एक जरूरी सवाल है। इसको समझे बगैर हम इसको नहीं समझ सकते हैं। तो दरअसल आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के बढ़ते हुए प्रभाव से विचलित होकर के मराठों और निजाम के बीच जो संधि हुआ, उस संधि का फायदा उठाने के लिए जो अवसर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समझा गया, उसी का परिणाम था आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी कि 1766-67 से लेकर के आप कह सकते हैं लगभग 2 वर्षों तक चला था। 67 से लेकर के 69 तक ये युद्ध चला था। तो कारण साफ था। तो इसका पहला जो रीजन था वो ये था कि मराठे और हैदराबाद के निजाम, ये और ये, हैदराबाद और मराठे, ये दोनों ही मिल करके इन्होंने एक संधि कर ली, एक गुट बना लिया। ये गुट इसलिए बनाया क्योंकि
इनको भय था कि हैदर अली जिस तरह से शक्ति संपन्न हो रहा है, जिस तरह से अपने राज्यों का विस्तार कर रहा है, इस क्षेत्र की शांति और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा है। और इसीलिए इन दोनों ने एक समझौता ये किया कि हम दोनों मिलकर के मैसूर राज्य को विजित कर लेते हैं और विजित करके हम इसे आपस में बांट लेंगे। इस पर्पज से एक समझौता हुआ। ये जब समझौता के बारे में मद्रास के प्रेसिडेंसी के जब अंग्रेजों को पता चला, कंपनी को पता चला, तो कंपनी ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो ले। और मराठों और निजाम के लिए भी एक अच्छा अवसर था। उन्हें लगा कि 2 से भले 3, जब हम तीनों का दुश्मन एक है तो क्यों नहीं हम तीनों मिल जाएं। याद रखना है, ये उस समय इन सभी शक्तियों के लिए चुनौती के रूप में उभरने लगे थे। हैदर अली न तो मराठों को अपने सामने कुछ समझ रहा था, न तो निजाम को कुछ समझ रहा था। निजाम जो कि दक्षिण भारत का सर्वे सर्वा था, ऑफिशियली ये मुगल राज्य के सूबा का, दक्षिण भारत के सूबा का प्रमुख था, लेकिन उसके बावजूद इसकी महत्व या उसकी प्रतिष्ठा वो नहीं रह गई थी जो इसे चाहिए था, जो होना चाहिए था। तो इसीलिए ये पक्ष इसको एक अवसर के रूप में समझा कि क्यों नहीं हम लोग इस समस्या का समाधान करें। और समाधान यही है कि हम लोग तीनों मिल करके इसके अगेंस्ट एक युद्ध करें। और हुआ भी यही। हैदर अली के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1765 में हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि कर लिया। 1765 में इस संधि में यह शर्त था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद के निजाम को मदद करेगी। इसके बदले में निजाम का जो उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न गवर्नमेंट, एक प्रोविंस जिला था, ये तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी सरकार का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दे। याद रखिए, अंग्रेजों को जमींदारी और दीवानी मिलने के बाद से इनके मुंह में खून लग चुका था और ये चाहने लगे थे कि इनको हमेशा इसी अवसर में रहते थे कि किसी राज्य के द्वारा इन्हें कोई जमींदारी दे दिया जाए या किसी क्षेत्र का प्रमुख इन्हें बना दिया जाए, ताकि वहां से रेवेन्यू कलेक्शन कर सके, उस उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण कर सके। इनको सिर्फ एक ही मकसद था, आर्थिक दोहन, भारत के कीमती संसाधनों पर नियंत्रण और उसका यूरोप के फेवर में यूज करना। तो इन्होंने इस शर्त पे हैदराबाद के निजाम को अपने विश्वास में ले लिया कि हम आपकी मदद करेंगे। इसके बदले में उन्होंने उत्तरी सरकार मांग ली और इसे मिल भी गया। तीनों के मिला करके एक त्रिगुट बन गया, हैदराबाद, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन तीनों ही त्रिगुट का एक ही मकसद था, मैसूर राज्य को विजित करना। और इसकी शुरुआत की मराठों ने हैदराबाद पर आक्रमण की योजना बनाई और आक्रमण भी कर दिया। तो और मराठों को भड़काने में बंबई प्रेसिडेंसी के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी कुटिल चाल चली। उन्होंने मराठों को भड़का दिया और भड़का करके ये कर दिया कि आप आक्रमण कीजिए। मराठे भड़क गए और हैदर अली पर आक्रमण करने की योजना बना ली है। जब ये बात हैदर अली को पता चली तो हैदर अली बहुत ही कुटिल, उस समय का कुटिल सुल्तान था मैसूर का। उसने स्वयं अपने कुटिलता से, विवेक बुद्धि से एक राज्य का सृजन किया था, एक स्वतंत्र राज्य बनाया था अपना। तो उसने क्या किया कि लगभग 35 लाख रुपया खर्च करके 18 लाख रुपया उसने मराठों को नगद कैश दिया और 17 लाख रुपया के कुछ क्षेत्र दे करके मराठों को इस गुट से अलग कर लिया, त्रिगुट से। मराठों को तो पैसा चाहिए था, वो तो चौथ और सरदेशमुखी के लिए ही सब कुछ करने के लिए तैयार होते थे। वो तो उड़ीसा तक चले जाते थे, पंजाब तक चले जाते थे। उनको सिर्फ पैसा चाहिए था, क्योंकि ये जिस रीजन में थे वो रीजन उपजाऊ नहीं था। ये लूट करके लाते थे तो ही इनका इकोनॉमी चलता था। इन प्लेनी रीजन की तरह, इस तटवर्ती कोस्टल रीजन की तरह इनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था जिससे ये अपना
जीवन निर्वाह कर सके। ऐसी स्थिति में इनका एक ही साधन था कि ये लूटपाट करके कहीं से भी धन लेकर के आए और उसी धन से अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को, अपने प्रशासनिक दायित्व को, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। तो इसलिए उन्होंने 35 लाख रुपए में 35 लाख देने के एवज में मराठों ने इस गुट से, अलायंस से क्विट कर लिया, अलग हो गए। अब दो बचे कौन? एक बचा हैदराबाद, दूसरा बचा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ आक्रमण कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से स्मिथ, इनके कमांडर इन चीफ था, स्मिथ ने हैदराबाद, मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। तो दूसरी ओर निजाम ने, दोनों ने मिलकर के ही इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सौभाग्य कहिए कि कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, आखिरी वीडियो में, कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कर्नाटक के नवाब भी शामिल हुए थे, जिसमें हैदराबाद का निजाम भी शामिल हुआ था, और किस तरह से दरबार के षड्यंत्र में हस्तक्षेप करके अंग्रेजों ने इसे अपने अवसर के रूप में भुनाया था। तो यहाँ का जो नवाब था मोहम्मद अली, उसका एक भाई था महफूज खां। कर्नाटक के नवाब का भाई था महफूज खां। इस महफूज खां ने हैदराबाद के निजाम के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ इसे भड़का दिया। यानी कि ये हनुमान की तरह, संकट मोचक की तरह मैसूर के लिए उभरा। और ये था कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का सौतेला भाई। वो आकर के हैदराबाद के निजाम को कान भर दिया, बोला कि आपको क्या पड़ा हुआ है मैसूर के राज्य से, आप इसके साथ मिल जाइए, अंग्रेज किसी के भी नहीं है। और इसके दरख्वास्त पे या इसके अनुरोध पे हैदराबाद ने भी इस अलायंस से अपने आप को अलग कर लिया। तो दो शत्रु हैदर अली ने अपने जो 1767 से 69 तक जो वॉर हुआ था, प्रथम वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें दो शक्तिशाली नेटिव या देसी राज्यों को अंग्रेजों से अलग कर दिया। अब दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक बचा, और वो बचा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे कैसे हटती, उसकी प्रतिष्ठा का विषय था। दूसरा, उसे इस बात का भय था कि अगर युद्ध में निर्णय नहीं हुआ तो इसका स्वाभाविक परिणति ये होगा कि मैसूर आज नहीं तो कल उसके राज्यों पर आक्रमण करेगा। इसलिए उसने अपने दोनों ही मोर्चे से युद्ध की घोषणा कर दी, पूरब से भी और पश्चिम से भी। इधर से कर्नल पीच को लगाया अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के, और इधर से स्मिथ को लगाया। इन दोनों ने चांग्या घाट और त्रिमाली के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। स्मिथ और पीच दोनों ने हैदर अली को चांग्या घाट और त्रिमाली, इन दोनों ही युद्धों में, युद्ध स्थल का नाम है या त्रिनोपाली, त्रिमाली नहीं त्रिनोपाली, चांग्या घाट और त्रिनोपाली के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। लेकिन हैदर अली इससे घबराने वाला नहीं था। उसने, ये युद्ध 1766 में ही हुआ था। हैदर अली से घबराया नहीं, और हारने के बावजूद भी वो इस अवसर की तलाश में रहने लगा कि कब उसे मौका मिले कि वो इनके खिलाफ अपना बदला ले सके, अपने आप को साबित कर सके। इसलिए 1769 ईस्वी में उसे तब मौका मिला जब दोबारा 1769 में
मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना के द्वारा हैदराबाद के राज्य पर या मैसूर के राज्य पर आक्रमण की प्रक्रिया शुरू हुई और हैदर अली ने इसी दौरान यहां के जो मैंगलोर का क्षेत्र था, मैंगलोर के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मंगलोर के क्षेत्र पर, जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में था, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और मंगलोर पर अधिकार करने के बाद वो मद्रास की ओर मूव किया, इधर चला। अभी अंग्रेजों के लिए एक बड़ी ही भयावह या विकट स्थिति पैदा हो गई कि एक तो उनका महत्वपूर्ण मंगलोर बंदरगाह भी उनके हाथों से चला गया, जो उनका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। दूसरी ओर हैदर अली मद्रास की ओर भी चल पड़ा। अब अंग्रेजों के सामने एक ही ऑप्शन था, क्योंकि इनके पास अब कोई सहयोगी नहीं थे, ना तो मराठा थे, ना तो हैदराबाद, और कर्नाटक के नवाब में उतनी कुवत थी नहीं। तो अब अंग्रेजों के सामने एक ही ऑप्शन था कि क्यों नहीं हम इनके साथ संधि कर ले। ऐसी स्थिति में 1769 में ही अंग्रेज और मैसूर के बीच मद्रास की संधि हो जाती है और कुछ वर्षों के लिए ये युद्ध, लगभग आने वाला 10 वर्षों के लिए ये युद्ध ठंडा हो जाता है, शांति में गुजर जाता है। तो इस समय मद्रास की संधि होती है 1769 में। इस संधि के अनुसार कुछ शर्तें थी। मद्रास की संधि, आपसे पूछा जा सकता है कि मद्रास प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच जो संधि हुआ था कौन था, तो मद्रास की संधि थी जो 1769 में हुआ था। ये कुछ शर्तों पर आधारित था। शर्त नंबर ये था, पहला, कि दोनों ही सरकारें, चाहे कंपनी की सरकार हो या मैसूर की सरकार हो, दोनों ही एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे। इस युद्ध के दौरान जो भी एक दूसरे के क्षेत्र को विजित किए हैं उसको वापस कर देंगे। दूसरा ये स्वीकार किया गया कि कर्नाटक जो राज्य था, इस कर्नाटक राज्य को मैसूर का करद स्टेट के रूप में, करद स्टेट कहने का मतलब यह है कि संप्रभु स्टेट के अधीनस्थ स्टेट के रूप में, सहायक स्टेट के रूप में कर्नाटक को मैसूर के अधीन कर दिया गया, या करद स्टेट जिसको कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसा स्टेट जिसकी सुपरमेसी मैसूर के पास हो। तो दूसरा महत्वपूर्ण शर्त ये था। तीसरा ये था कि जितने भी अंग्रेजों को हैदर अली ने बंदी बनाया था, उन सभी बंदियों को, प्रिजनर्स को, कैदियों को छोड़ देगा। चौथा ये था शर्त कि जब भी हैदर अली पर और ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई बाहरी शक्तियां आक्रमण करेंगी, तो वैसी स्थिति में ये दोनों ही एक दूसरे को मदद करेंगे। और जो आखिरी शर्त था वो ये था कि वॉर कंपनसेशन के रूप में, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को एक विशाल राशि हैदर अली को देना था। तो ये कुछ ऐसा परिणाम निकल करके आया आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों हुआ था अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध। तो कारण यही था कि इस समय का जो राजनीतिक वातावरण था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट साउथ का, वो अविश्वास, प्रतिद्वंदिता, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और हर एक राज्य एक दूसरे राज्य को हड़पना चाहता था, और जो नहीं भी चाहता था, इस युद्ध से अलग भी रहना चाहता था, तो भी उसके पड़ोसी स्टेट वो चाहता था। तो वैसी स्थिति में न चाहने वाले राज्य भी अनैच्छिक रूप से भी इस युद्ध में शामिल हो जाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दूसरा युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध का दूसरा युद्ध क्यों हुआ।